नरेंद्र मोदी जी की एक टावरिंग पर्सनालिटी है। देवेंद्र फडणवीस जैसे लोकल फिगर रहते हैं। शरद पवार की पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी विल लीड द कंट्री। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, उमेश अग्रवाल, इनको आप अक्सर सुनते हैं कई सारे चैनल्स पर। आज हमारे मेहमान हैं, हमारे शो पर तशरीफ लाए। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, मैं आपसे आज जो चर्चा करने वाली हूँ थोड़ी अलग है, थोड़ी हटके है। जिस तरह की मैं चर्चा करती हूँ, हालाँकि मैं पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और सोशल पॉलिटिकल सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा करती हूँ। लेकिन हमने देखा अभी 2024 लोकसभा चुनाव हुए, उसके दौरान एक बड़ा जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया वो ये कि जैसे कि संघ की नीति है कि कोई भी नेता जो 70 पार कर जाता है, वो मार्गदर्शक कमेटी में और उसमें संगठन में आ जाता है, मंडल में। और वो रिटायर कर जाता है और जैसे कि हमने देखा कई सारे पिछले केसेस में, अब मोदी जी सितंबर में 75 इयर्स के हो जाएँगे। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी क्या मोदी जी रिटायर हो जाएँगे? क्या मोदी जी ये पूरा टर्म करेंगे, नहीं करेंगे? बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। क्या मोदी जी प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे? क्या मोदी जी अगली जो सक्सेसर है अपनी प्रधानमंत्री पद के लिए, वो कौन होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर जो इस तरह की स्पेकुलेशंस होती हैं, उस पे आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए, ये मुद्दा केजरीवाल ने उठाया था मेरे ख्याल से मई 2024 में। तब अमित शाह ने यही बोला था कि नरेंद्र मोदी जी विल लीड द कंट्री। उन्होंने ये नहीं बोला था कि विल ही लीड एज प्राइम मिनिस्टर, विल ही लीड एज प्रेसिडेंट। वो बताया नहीं था। आपकी बात सही है कि सितंबर 17 2025 को मोदी जी विल कंप्लीट 75 ईयर। और जिस हिसाब से 10 साल पहले जब वो सत्ता में आए थे, उन्होंने मार्गदर्शक मंडली बनाई थी। उसमें उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी को उस मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया था। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी के साथ ऐसा होगा क्या। देखिए, अब मेरे हिसाब से मोदी जी का अभी पॉलिटिकल सीन में रहना ज़रूरी है। क्या वो एक्टिव लीडर रहेंगे या पैसिव लीडर रहेंगे? वी हैव टू सी दैट। और जिस हिसाब से अभी आप मेरा मानना ये है कि जभी भी इलेक्शंस होता है, तो नरेंद्र मोदी जी की एक टावरिंग पर्सनैलिटी है। उनके कैंपेन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक बीजेपी को हेड स्टार्ट मिलता है ऑपोज़िशन के अगेंस्ट। जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन में भी देख लिया था आपने। जब मोदी जी जैसे फिगर है, नेशनल फिगर, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोकल फिगर रहते हैं और संघ का जो कार्यकर्ता रहता है, ये तीनों जब काम करते हैं, आपने रिजल्ट देख लिया महाराष्ट्र में। 80% स्वीप ऑफ थिंग्स। ये ऐसा एक इफेक्ट है, ये ऐसा ट्रॉइका है जिसके पास, विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। शरद पवार की पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। ठाकरे इसकी खत्म हो चुकी है। जो लोग बात कर रहे थे संविधान की, उनको एक तरह से एक जवाब दे दिया जनता ने। अब बात करता हूँ, आपने बहुत सारे कयास लगाए, हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि मोदी जी कैसे रहेगा। मेरे हिसाब से 2027 में ये मेरा मानना है कि मोदी जी राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि एक ऑर्डरली ट्रांजिशन हो। आज पूरा बीजेपी का भार वो संभाल रहे हैं। हाउ लॉन्ग ही विल डू दैट? ही इज ऑल्सो गेटिंग ओल्ड। तो जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे, ही विल लाइक टू पास ऑन द मैंटल टू समवन। और वो कौन रहना चाहिए वो, क्योंकि जो भी आएगा उसको मोदी के रिफॉर्म्स को कंटिन्यूटी में रखना जरूरी है, रिवर्स नहीं करना चाहिए। मोदी जी ये चाहेंगे कि मैंने जो काम किया है उसको आगे, वो जो भी आए उनके सक्सेसर, ही विल फॉलो इट। और अभी आपने देख लिया है कि जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी को अभी 19 नेशंस ने उनका हाईएस्ट ऑनर दिया है। क्योंकि जैसे उनकी जो इंटरनेशनल साख है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड रिवर्ड लीडर अक्रॉस द वर्ल्ड। उनको अवार्ड मिले हैं। सऊदी ने उनको अवार्ड दिया है, उनको ईरान ने भी अवार्ड दिया है, बहुत सारे गल्फ स्टेट्स ने दिया। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट। या तो यूएई, यू सऊदी, यूएई अभी नाइजीरिया और या बहुत सारे कंट्रीज़ में, अब अफ्रीकन की बात करें या फिर मिडल ईस्ट की बात करें, यस, इनफैक्ट मैनी वेस्ट कंट्रीज। की बात
बहुत सारी कंट्रीज हैं। मच कंट्रीज हैव गिवन देम, सो ही इज रिकॉग्नाइज्ड। उनकी बात को लोग उनको इज्जत भी देते हैं। ऐसा आदमी है जिनको G7 में इंडिया को परमानेंट इनवाइट भी मिलता है, और उनको G20 में भी लास्ट ईयर उन्होंने अध्यक्षता की थी, और अफ्रीकन नेशन को G20 से 21 बना दिया था। और अभी ब्रिक्स समिट में भी आपने देख लिया, लोगों ने देख लिया कि ही इमर्जेस एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, मोदी जी का पॉलिटिकल सीन में रहना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। भले ही अब बेस्ट एक चीज रहेगा मेरे हिसाब से कि मोदी जी को राष्ट्रपति भवन चले जाना चाहिए 2027 में। ही शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंटिन्यू टू बी द इंडियन एम्बेसडर अक्रॉस द ग्लोब इन द कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनका जो सक्सेसर हो वो मोदी जी का काम करता रहे। ही विल बी अंडर द गाइडेंस ऑफ मोदी जी। मोदी जी मार्गदर्शन मंडली में रहेंगे, वो गाइड करते रहेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर विल कैरी all the actions, all the policies, all the reforms, foreign policy, defense, railways, जो भी इंडिया का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। दिस इज वो एक चाहेंगे कि एक ऑर्डरली ट्रांजिशन हो। जी, तो मतलब उमेश जी हम ये समझ सकते हैं कि 2029 में प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में हम मोदी जी के अलावा हम जो उनके सक्सेसर के रूप में योगी जी की सबसे ज़्यादा बात होती है, हम हिमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं, गडकरी जी की भी बात होती है, शिवराज चौहान और सबसे आगे इसमें योगी जी नज़र आते हैं। तो आपको आगे 2029 में किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत लगती है और कौन होना चाहिए योगी जी का मोदी जी का सक्सेसर? देखिए 2027 में ही जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आएंगे तो मोदी जी को पद छोड़ना पड़ेगा, और उस समय सक्सेसर की बात आ रही है। अमित शाह जी भी हैं उसमें, और उसमें हाँ जी। गडकरी जी भी है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, इन इन द इंटरिम पीरियड मुझे जो लग रहा है शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं, क्योंकि ये जो ओके। मॉडल है महाराष्ट्र का, हमने जो देखा है महाराष्ट्र का मॉडल, जिसमें अ, शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा इलेक्शंस में 29 आउट ऑफ 29 सीट्स मध्य प्रदेश की उन्होंने बीजेपी को डिलीवर किया है। ये जो लाडली बहना स्कीम है जो महाराष्ट्र में लॉन्च की थी, उसका ओरिजिनली दैट वाज कंसीव्ड बाय शिवराज सिंह चौहान। उनका एक मॉडल था जिसमें प्राइम मिनिस्टर की रैली, स्टेट के अंदर एबल लीडरशिप प्लस आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल रीच वर्क, ये एक मॉडल था जो जो महाराष्ट्र में चला भी है। ही इज अ सीनियर लीडर, he has been the chief minister multiple times. He should be given the due respect, and he has the confidence of the RSS as well. देखिए योगी जी का ऐसा है कि योगी जी अभी यंग है, अभी उन्हें तो उत्तर प्रदेश में रहना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट आती है, अगर भाजपा उधर 50 से 60 सीट जीत जाती है तो समझ लीजिए कि भारत बीजेपी को हेड स्टार्ट मिलता है। राइट नाउ conditions are not right for Yogi ji to come as a to be as the Prime Minister of India. Regarding Gadkari ji, देखिए गडकरी जी has done a phenomenal work as the urban infrastructure में जो रोडवेज और हाईवेज उन्होंने बनाए हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए, फिनोमिनल काम किया है। बट मुझे कहीं पे लगता है कि बहुत सेक्शंस ऑफ द बीजेपी लीडरशिप डज नॉट लाइक हिम, ओके, बिकॉज ऑफ हिज क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ऑपोजिशन लीडर्स। क्योंकि गडकरी जी का एक ही चीज है, वो सबके साथ बना के चलते हैं। अगर बीजेपी को अगर समझे 180 सीट आती है, मान लीजिए 2029 में, तो शायद गडकरी जी बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है वो। और उसके बाद आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट हैंडल किया है, ही इज द मोस्ट लाइकली पर्सन टू सक्सीड अमित शाह जी। और अब बात आती है अमित शाह की। अमित शाह जी ऐसे हैं जो मतलब बीजेपी में चाणक्य बोलते हैं उनको। वो पूरा चीज डिवाइस करते हैं, बिहाइंड द पर्दे पे रह के वो सब चीज मेंटेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो फ्रंट में आएंगे तो वो लोग उनको डायरेक्ट टारगेट करेंगे। कुछ लोगों को पीछे रह के करने में ही फायदा रहता है। जैसे चाणक्य थे, चंद्रगुप्त को उन्होंने बढ़ाया था, फिर बाद में बिंदुसार को उन्होंने नर्चर किया था। तो मेरे हिसाब से ही विल रिमेन इन ऑन द साइड लाइन। और उस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान मेरे हिसाब से, दिस इज माय व्यू, माइट बिकम द नेक्स्ट सक्सेसर। और एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि सम पर्सन हु इज वेरी माइल्ड, सोबर,
एंड ही कैन गेट अलोंग विद द एलाइज। देखिए 15 साल आप पावर में हो, यू कैन नॉट कंटिन्यू टू रिपीट द परफॉर्मेंस। आपकी सीट लाइवलीहुड है कि शायद नीचे भी जा सके। तो ये एब्सोल्युटली। स्पेक्यूलेशन है हमारा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो सकती है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। जब हम 400 की बात कर रहे थे, हम 240 पे आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि 200 होके हम 350 भी जा सकते हैं। बट लेट अस बी ओपन फॉर ऑल द थिंग। जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन में था, वी हैव हमें लग रहा था कि बीजेपी को शायद 135 सीट भी आ सकती है। लोग वो भी कयास लगा रहे थे। बात अलग है कि 230 आ गई। तो मेरा एक चीज मानना है कि गो विद आप अपनी एक्सपेक्टेशन मिनिमम करके उस मिनिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम से मिनिमम मत होइए। मेरा ये मानना है। तो एक तरह से रियलिस्टिक होना जरूरी है कि बीजेपी में क्या हो सकता है। एंड सेकेंड, जो भी कैंडिडेट होगा उसको संघ का बैकिंग होना जरूरी है। और शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया। और मोदी जी भी चाहेंगे। मोदी जी का एक ही चीज रहेगा कि रिफॉर्म से कंटिन्यूटी होना चाहिए, रिवर्सल नहीं होना चाहिए। और मोदी जी एज अ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया जब रहेंगे तो वो मॉनिटर कर ही सकते हैं ना, एक सामंजस्य बन जाएगा। जी, बिल्कुल। अच्छा उमेश जी, एक बात और है कि जैसे कि हमने कुछ अरसे का जो ये वक़्त रहा, इस अरसे में हमने देखा कि बीजेपी ने अपने कई सारे बड़े नेताओं को केंद्र से पहले तो राज्यों में भेजा। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री या जो कद्दावर नेता हैं, उनको राज्यों से केंद्र में लाने की जो है वो लाने की कोशिश या फिर उनको लाया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास विकल्प की कमी है, या या ये इसलिए किया जा रहा है कि लोकल लीडरशिप को डेवलप किया जाए राज्यों में? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने बहुत सारे लीडर्स खोए हैं पिछले 3-4 साल में। अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज जी है, डिफेंस मिनिस्टर में मनोहर पारिकर जी है। तो ये सब बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। एक तरफ तो ऐसा आ गया था कि ब्यूरोक्रेट्स को बनाना पड़ा उनको उनको मिनिस्टर। तो एक तरह से वहां पे एक लीडर्स की तो कमी है। अभी आप देख लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे नए लीडर्स को लेके आए, उनको ग्रूम कर रहे हैं कि दे शुड लीड। बट आपने देख लिया, मैंने आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, कर्नाटका में देख लीजिए क्या हुआ। जब अभी बाई इलेक्शन हुए थे, तीनों सीट कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस का एक ही चीज है, वहां पे 3 कद्दावर नेता है। डी के शिव कुमार है, खड़गे है, सीतारमैया है। ठीक है, उन लोगों के बीच में झगड़े भी होते हैं, बट दे नो दैट दे हैव टू विन। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, लोकल फेस नहीं है उधर। बीजेपी हुँ, नीड्स टू डेवलप लीडरशिप इन द स्टेट एज वेल। अभी तेलंगाना में माधवी लता जी को डेवलप कर रहे हैं। तमिलनाडु में आप देख लिया अन्नामलई को डेवलप कर रहे हैं। और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। तो ये सब पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स हैं। और अगर कर्नाटका में हैं तो तेजस्वी सूर्या भी है, बट उन्हें अभी तक प्रोमिनेंट रोल नहीं मिला है। तो उनको अपस्केल करना जरूरी है बीजेपी को। बीजेपी में अभी इट्स बिकमिंग अ पैन इंडिया पार्टी। और पैन इंडिया पार्टी में लोगों को, जब पार्टी बड़ी होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले सही लोग रहना चाहिए। जी। इसी कड़ी में एक सवाल मेरा आपके लिए और है कि जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्र में लाया गया, और नितिन गडकरी जी को भी केंद्र में लाया गया। देवेंद्र फडणवीस को भी राज्य से केंद्र में लाया जाएगा, या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है? इसको किस तरह देखिए से? देखिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस विल बी बेटर एज महाराष्ट्र सीएम फॉर द टाइम बिंग। क्योंकि बहुत जरूरी है, उन्होंने बहुत बलिदान भी दिया है। लास्ट टाइम 106 सीट रह के भी उन्होंने डिप्यूटी सीएम का पोस्ट एक्सेप्ट किया है। ही मेड अ जी। लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। अब ऐसी ऐसी बात है कि सब लोगों ने जनाधार जो दिया है, वो आप देखिए। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88.5% है। इसका मतलब क्या है, आप सोच लीजिए। बाकी जो भी एल से सबको 70% या 65% स्ट्राइक रेट है। तो ओवरवेलमिंग चॉइस है उनकी। और उन्होंने हम्बली, मेरे हिसाब से ही विल नॉट सीक द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। अगर पार्टी में अगर बोलेंगे कि आप ये काम करिए, अगर प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी बोलेंगे तो बन जाएंगे। बट मेरी नजर में he should be the Maharashtra's chief minister right now. He deserves it। और महाराष्ट्र में अभी जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जो देखा है आपने, जी। ग्रोथ प्रोजेक्ट विद सब्सिडी, फिर वो धारावी रीडेवलपमेंट प्लान है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसके कारण मुंबई की कायाकल्प बदल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है।
सिविक एम्यूनिटीज जरूरी है, आगे जाके बीएमसी के इलेक्शन होने वाले। सर मैम, बीएमसी के इलेक्शंस में उनका बजट ही है 60,000 करोड़, वो बहुत सारे स्टेट के बजट से ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इट इज नेसेसरी दैट देवेंद्र कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर। मे बी आफ्टर 1 or 2 years ही मे बी एलिवेटेड टू सेंटर, बट सबसे पहले बीएमसी लेना जरूरी है फ्रॉम द क्लचेस ऑफ शिवसेना, और जिसके कारण शिवसेना का लाइफलाइन खत्म हो जाएगा और ठाकरे विल बी रेंडर्ड इररिलेवेंट इन महाराष्ट्र। जी। लेकिन जो सवाल बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर होता है, क्या जिन नामों की चर्चा आपने की, चाहे हम नितिन गडकरी जी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, देवेंद्र फडणवीस का नाम भी काफ़ी आगे रहता है कि क्या उनको महाराष्ट्र से निकाल के केंद्र में लाया जाएगा या फिर उनको इनमें से किसी को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। काफ़ी अरसे से ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी के अध्यक्ष या फिर जो ये पूरा सीनियर लीडरशिप है, इसमें कोई बदलाव संगठन में हम देखेंगे। क्या आपको इनमें से कोई आगे नज़र आता है बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर? मेरा मानना यह है कि संघ से कोई लीडर आएगा, नया ही लीडर आएगा, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, एक नया ही हुँ। लीडर आएगा और उनकी तरफ से और ये जो जिसके कारण कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा बिटवीन आरएसएस एंड संघ, क्योंकि इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स बहुत दिए गए थे लोकसभा के टाइम पे, हुँ। जब जेपी नड्डा जी ने बोल दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि जो महाराष्ट्र इलेक्शंस, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में क्या हुआ, तो उनको समझ में आ गया होगा अभी। और आगे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस भी है, वहां पे भी हमने, मेरे हिसाब से यू नीड टू प्रोजेक्ट अ सीएम फेस टू टेक ऑन द सिटिंग सीएम आतिशी मत लेना, और उस ये हिसाब ये से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और जब भी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, चाहे हम पिछले चुनावों की बात करें क्योंकि पिछले कई काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में बहुत ज़्यादा चुनाव हो चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़े जो बीजेपी के पास चैलेंज आता है वो यही कि आखिर पहले केजरीवाल और अब आतिशी मालेना, उसके पास हालाँकि बीजेपी के पास बड़े चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में कोई सीएम फेस के तौर पर किसको प्रोजेक्ट किया जाए या कौन केजरीवाल और एंड कंपनी के आगे खड़ा हो जो उनको मात दे सके, उसके तौर पर कई नामों की चर्चा होती है, आपको कौन सूटेबल लगता है? देखिए, पॉपुलर चॉइस आज की डेट में जो मैं सुनता हूँ, जो ज्यादा बीजेपी के चेयर लीडिंग में नुपुर शर्मा का नाम आ रहा है, और जी, सेकेंड चॉइस आ रहा है बंसुरी स्वराज का। बंसुरी जी, स्वराज ऐसे लोगों की चॉइस है जो ज्यादातर अपने व्यूज व्यक्त नहीं करते हैं, और बहुत लोग क्या है, भीड़ में बहुत लोग हैं जो चिल्लाते हैं, तो लोगों को लगता है कि जो वॉइस रेस कर रहे हैं वही मेजोरिटी होती है। वैसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से बंसुरी स्वराज विल बी द बेस्ट पर्सन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि शी इज द डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज और एंड स्वराज पर्सन, वैसी बात नहीं है। शी इज बीन बॉर्डर, शी कैरीज द वेट ऑफ बीइंग द डॉटर ऑफ द लेजेंडरी सुषमा स्वराज। शी उनके ऊपर ओनस ज्यादा है टू प्रूव दैट शी इज द ट्रू इनहेरिटर ऑफ दैट लेगेसी। तो एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से तो उनके ऊपर वो वेट दे देना चाहिए। शी शुड बी प्रोजेक्टेड एज अ सीएम कैंडिडेट एंड शी विल गिव द बेस्ट। सेकंड, शी इज अ लॉयर, शी नोज हाउ टू स्पीक, काम एंड कंपोज माइंड किया है। एंड इसमें कोई नेपोटिज्म की बात नहीं है। उन्होंने अभी जो लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने सोमनाथ भारती को हराया था 70,000 वोटों से, एंड शी हैज बीन रेजिंग इश्यूज। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोग चिल्लाने, जो ज्यादा चिल्लाता है उसकी बात को तवज्जो दे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू हैव अ कूल एंड काम माइंड। और नुपुर शर्मा का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनको लेके आ जाएंगे, यू विल बी यूनाइटिंग द एंटायर ऑपोजिशन। यूनाइटिंग द एंटायर ऑपोजिशन, आपने देख लिया क्या हुआ था 2024 लोकसभा इलेक्शन में। हुँ, 400 हम ड्रीम कर रहे थे, हम 240 पे आ गए। तो अगर आपने नुपुर शर्मा को उतारा तो एंटायर ऑपोजिशन विल गेट यूनाइटेड, क्योंकि वो पीसफुल कम्युनिटी उनके और हम ऐसा भी है कि हिंदू टोटली डोंट वोट फॉर बीजेपी। द पीसफुल कम्युनिटी वोट्स फॉर कांग्रेस, एंड आप उनके वोट कंसोलिडेट होते हैं, हमारे नहीं होते। So we need to ensure that there is a split in the opposition vote. हुँ। Bansuri Swaraj हाँ, very Bansuri जी, जी, Swaraj is प्लीज़। very calm and composed. उनके रहने एब्सोल्यूटली। से उनके रहने से मेरे हिसाब से बीजेपी को अराउंड 50%, 51% वोट शेयर मिल जाएगा। एंड हुँ, सेकेंड, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, but Nupur Sharma should not be given any post to the in the party in any form till the 2027 UP Assembly election.
Because to win 2029 Lok Sabha elections, we need to win यूपी असेंबली इलेक्शंस ऑफ 2027 और योगी जी के कंटिन्यूटी में जरूरी है एंड इट इज हाई टाइम वी एंश्योर दैट द ऑपोजिशन वोट्स आर नॉट यूनाइटेड। ओके, जी। तो हम जो जिस पॉपुलर चॉइस की बात आपने की कि नुपुर शर्मा को लेकर एज़ दिल्ली सीएम कैंडिडेट एक पॉपुलर चॉइस नुपुर शर्मा को हम देखते हैं। ऐसे ही पॉपुलर चॉइस जब मोदी जी के सक्सेसर के रूप में बात आती है, तो सबसे ज़्यादा योगी जी की बात आती है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक राजनीतिक समीकरण में रहते हुए जनता की माँग को बीजेपी पूरा करे वो 2029 में? देखिए मेरे हिसाब से योगी जी खुद नहीं चाहेंगे कि वो यूपी छोड़े। योगी जी इज वेरी मच हैप्पी टू बी द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश रादर देन लीडिंग इंडिया राइट नाउ। एंड एक और एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि अभी इंटरनेशनल स्टेज में जब मोदी जी विल रिमेन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा उसका फिगर इतना बड़ा नहीं रहेगा। अगर मोदी जी अगर अब मन की बात एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं तो सोचिए उनकी विश बीजेपी के लिए कमांड रहेगा। ही विल बी द फादर गाइडिंग फादर फिगर फॉर द बीजेपी फॉर द सन फॉर इंडिया एज वेल। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मोदी जी को बीजेपी राष्ट्रपति भवन भेजेगी एक ओबीसी नेता के तौर पर? हो सकता है 2029 में, 27 को तो आप कह रहे हैं, लेकिन 29 के बाद ऐसा हम होते हुए देख सकते हैं। देखिए वो नहीं होगा क्योंकि 27 में अगर रहेंगे 5 साल का कार्यकाल रहेगा, 2032 तक वो रहने ही वाले हैं। और आज विश्व में जो समीकरण बन रहे हैं उसमें मोदी जी का रहना जरूरी है। एक्टिव पॉलिटिक्स में ना रहे पर पैसिव पॉलिटिक्स में प्रेजेंस उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके जो रिलेशंस है ट्रम्प के साथ, उनके जो रिलेशंस है पुतिन के साथ, वो बहुत काम आएंगे। आगे जाके जियो पॉलिटिक्स में स्थिति बदल रही है, वॉर्स आने वाले हैं। वी नीड मोदी जी एट द हेड। ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी में रिमेन एज अ प्राइम मिनिस्टर अंटिल 2029 और शिवराज सिंह चौहान को भी बना सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनीथिंग इज पॉसिबल। बट one thing I can say that अगर मोदी जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते इट विल क्रिएट अ प्रेसिडेंट। एक प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो मतलब टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट। दिस कैन नॉट बी एक्लिप्स्ड बाय एनीवन। मेरे को लगता नहीं है कि अगले 21st सेंचुरी तक कोई कर पाएगा। और सेकंड, व्हेन ही जैसा मैं सोच रहा हूं व्हेन ही रिटायर्स इन 2032 एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल बिकम अ फादर फिगर। वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपिता की भूमिका में आ जाएंगे। ही विल बी द राष्ट्रपिता ऑफ द 21st सेंचुरी। और आप सोचिए ना 2002 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने एज एंड ही रिटायर्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2032। 30 years of checkered political career with so much changes, so much reforms। एक एक तरह से ही डिजर्व्स टू बी द फादर ऑफ द नेशन ऑफ द 21st सेंचुरी। ये मेरा मानना है, प्रोवाइडेड जो मैंने समीकरण बताए हैं, जो मैंने वेरिएबल्स दिए हैं वो इंटैक्ट रहे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अभी भी मोदी जी को आज का राष्ट्रपिता मानते हैं, जिस तरह से मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और मतलब एक ये अनइमेजिनेबल था जब हम लोग पहले सोचते, जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में थे, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़, इनफैक्ट कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ जिन पे चर्चा होती थी। आए दिन हम कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे सुनते थे कि अब कश्मीर में हो गया, वो हो गया, वो हो गया। काफ़ी हद तक 370 के एब्रोगेशन के बाद स्थिति कंट्रोल में आई। हमने राम मंदिर जैसे मुद्दे को सुलझते हुए देखा, ट्रिपल तलाक जैसा कानून बनते हुए देखा। मुस्लिम महिलाएँ जो बिना महरम के हज पर नहीं जा सकती थी, ये भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। तो बहुत सारे ऐसे काम हमने मोदी जी के कार्यकाल में देखे जिसको लेकर लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिकल विल मोदी जी में नज़र आती है, वो आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा उनके स्तर का वो नेता हो, इतना कद्दावर, जिस विल के साथ वो फैसले लेते हैं देश को लेकर। तो वो अपने आप में अलग ही नज़र आता है। लेकिन आपने जो बात कही है मार्गदर्शन की, वो भी एक अहम एस्पेक्ट है, क्योंकि मोदी जी आज हैं, आज से एज़ प्रधानमंत्री वो आगे रहें और वो हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे ही कार्य करते रहें। लेकिन आगे एक सक्सेसर और एक को, या फिर हम लीडरशिप को आगे उनकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी की तो आवश्यकता रहेगी। अब उसमें कौन-कौन से नाम हो सकते हैं, नामों की बहुत सारी चर्चा होती है। अब कौन कैसे हम इस पूरी राजनीति में बदलाव और किसको मोदी जी की इस लेगेसी को आगे ले जाते हुए हम देखेंगे, ये आने वाला वक़्त बताएगा।
उम्मीद करते हैं कि जो कार्य मोदी जी ने किए हैं, वो ऐसे ही उनको आगे बढ़ाया जाए और देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। उमेश जी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं जी, एक आप कुछ चीज़ और कहना मैं चाहेंगे? एक चीज़ और प्लीज़। ऐड करना चाहूँ इस हुँ, इस जो सत्र में होने वाले हैं, इसमें बहुत सारे कंटेंशियस बिल्स आ रहे हैं, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड बिल है, फिर बाद में हुँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके बाद मंदिर का इश्यू आ रहा है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल। तो एक तरह हुँ, से लैंडमार्क रिफॉर्म्स आने की बात चल रही है एक तरह। ये तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे जो बिल्स हैं, वो आएँगे जिसके कारण ईज़ ऑफ डूइंग द बिज़नेस इन इंडिया विल इम्प्रूव। और मेरा मानना ये है कि जब 2032 आप एक परिदृश्य रखिए 2032 का, वो सोच के हुँ, चलिए अगर मोदी जी राष्ट्रपति बनते हैं और 2032 में वो संन्यास लेते हैं और अगर वो जभी भी जहाँ भी रहेंगे अगर वो एक तरह से गाइडिंग फिगर रहेंगे लोगों के लिए और उनके जैसे वो विश्व नेता आई थिंक ही विल बिकम द फादर ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, नॉट इवन द नेशन विश्व गुरु बन सकते हैं वो। मोदी जी ऐसा विश्व गुरु दैट मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज़ आप मुझे मोदी भक्त बोलिए या कुछ बोलिए क्योंकि आई हैव बीन अ सिवियर क्रिटिक ऑफ मोदी जी एज़ वेल। मैं बहुत क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, बट क्रिटिसाइज़ भी उनसे ही कर सकते हैं जिनसे उम्मीद रख सकते हैं। तो एक एब्सोल्यूटली। तो मेरा ये मानना है कि उनके जैसा टॉवरिंग फिगर जिसकी जिनकी रिस्पेक्ट टोटल विश्व में रहेगा। जैसे अभी भी आपने देखा है 50,000 टन जो राइस है उन्होंने बांग्लादेश को दिया है। जबकि यूनुस ने इतनी गालियाँ दी है इंडिया को। उन्होंने बोला है कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं मानते हैं। पर लास्ट में जब यूनुस हैड बेग्ड इंडिया टू प्रोवाइड 50,000 टन्स ऑफ राइस रिसेंटली 2 दिन पहले ही दिया है उनको। तो ये चाहता है इसको बोलते हैं टॉवरिंग फिगर। मैं बस इतना ही बोलूँगा। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद।